रमेश, तुम रोज रोज इस गांव में अपनी बैलगाड़ी लेकर चले आते हो, जिससे हमारे गांव की सड़क खराब हो जाती है। अपनी बैलगाड़ी बेच दो। जैसे हम लोग साइकिल से चलते हैं वैसे ही तुम भी चला करो। अरे ये कौन सी दादागिरी है गजोधर? हमारे गांव की सड़क कच्ची है तो उसमें मेरी क्या गलती? शिकायत करनी है तो सरपंच जी से करो ना, वो हमारी सड़क पक्की करवाएंगे। मैं बैलगाड़ी चलाना क्यों छोड़ दूं? मेरा इससे ही तो सारा कारोबार होता है। अपने खेतों की फसल को मैं बैलगाड़ी से ही तो बाहर बेचने जाता हूँ। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे रमेश। दोस्तों, इसकी बैलगाड़ी के 10 टुकड़े कर डालो, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। गजोधर और उसके दोस्त रमेश की बैलगाड़ी को हाथ लगाने ही जा रहे थे कि तभी वहाँ पर रमेश के 2 हट्टे कट्टे भाई मोहन और विनोद आ गए। मोहन बहुत गुस्से वाला था। उसने अपने हाथों से बैलगाड़ी बैल सहित अपने हाथों में उठा ली, जिससे वहाँ पर खड़े सारे लोग डर गए। अरे तुम लोगों को इस गजोधर ने बताया नहीं कि रमेश भैया अकेले नहीं हैं। हम 2 भाई हमेशा चट्टान की तरह उनके साथ खड़े रहते हैं। दोबारा हमारी बैलगाड़ी के बारे में या हमारे भैया के बारे में कुछ भी कहने की कोशिश की तो जिस तरह से आज ये बैलगाड़ी उठाई है, कल तुम लोगों को उठाकर गांव से बाहर फेंक दूंगा। मोहन, बैलगाड़ी नीचे रख दे। ये तो चाहते ही हैं कि हमारी बैलगाड़ी टूट जाए। मोहन ने बैलगाड़ी जमीन पर रख दी, जिसकी हवा से गजोदर के सारे दोस्त उड़कर दूर जा गिरे। ये सब देखकर गजोदर डर गया। रमेश, तुम्हारे भाइयों को तो अखाड़े में होना चाहिए। अरे मैं तो बस तुम्हारे भाई को समझा रहा था कि हमारी सड़क खराब हो जाती है। कोई बात नहीं, इसमें सरपंच जी की ही गलती है। उन्हें हमारी सड़क पक्की बनवानी चाहिए। मैं जाता हूँ रमेश भाई, माफ कर देना, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो तो। चल निकल, और दोबारा इस तरह से मेरे भाई से बात करने की हिम्मत भी मत करना, वरना दोबारा माफ नहीं करूंगा। गजोदर वहाँ से दुम दबाकर भाग निकला। इधर तीनों भाई बैलगाड़ी से अपने घर लौट आए। तीनों भाइयों में सिर्फ रमेश की ही शादी हुई थी। मोहन और विनोद की भाभी ममता ने तीनों को शरबत बनाकर पिलाया। बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है, ये लो नींबू वाला शरबत पी लो, थोड़ी ठंडक मिलेगी। मोहन को 4 गिलास शरबत पिलाना, इसके दिमाग में कुछ ज्यादा ही गर्मी है। पता है, आज गजोधर ने मुझसे कुछ बहस कर ली तो मोहन ने बैलगाड़ी ही अपने हाथों से उठा ली, जिससे गजोधर बेचारा डर के मारे भाग गया और उसके आदमी तो हवा में उड़ गए। हमारे परिवार की ही तो ये ताकत है। भले ही हमारे माता पिता नहीं रहे, लेकिन आप तीनों का प्रेम ही आप तीनों की सबसे बड़ी ताकत है। एकता में बल होता है, इस बात का प्रमाण आप तीनों हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही भाभी। तो इस तरह तीनों भाइयों की एकता की वजह से गांव में कोई भी उन तीनों से पंगा नहीं लेता था। वहीं शाम को गजोदर गांव के कुछ आदमियों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। गांव वालों, इन 3 भाइयों से कुछ कहना ही व्यर्थ है। उनसे तो हम लड़ नहीं सकते। किसी एक भाई से बहस करो तो बाकी के दोनों भाई चढ़ जाते हैं। अरे गजोधर, उन तीनों से लड़ने की क्या जरूरत है? वो तीनों तो बेचारे सीधे साधे हैं, हमेशा गांव वालों की मदद ही किया करते हैं। हाँ काका, लेकिन मनमानी भी तो चलाया करते हैं। हम चाहकर भी उनसे कुछ कह नहीं सकते। तभी वहाँ से पंडित भी गुजरे। उनकी बात सुनकर पंडित जी भी सभा में शामिल हो गए। तुम लोगों की समस्या का समाधान मेरे पास है। अरे पंडित जी, तो बताओ ना जल्दी, अगले जन्म में बताओगे क्या? इन तीनों की ताकत तभी तक है जब तक ये तीनों इकट्ठा है। अगर ये तीनों किसी तरह अलग हो गए तब इनकी ताकतें भी बट जाएंगी, और तीनों को अलग करने का सिर्फ एक ही उपाय है, बाकी के दोनों भाइयों की शादी करवा दी जाए। अरे वाह पंडित जी, ये तरीका तो बिल्कुल सही बताया आपने, लेकिन हम तो चाहकर भी उनकी शादी नहीं करवा सकते। ये काम तो आप ही करवा सकते हैं। कोई ना कोई जुगाड़ बैठाइए, बाकी के दोनों भाइयों की शादी करा दीजिए।
जैसे ही दोनों की बीवियां आएंगी बंटवारा होगा और तीनों अलग हो जाएंगे। फिर देखना, इन तीनों का सब कुछ छीन लेंगे हम लोग। उस मोहन ने मुझे डराया था ना, उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। ठीक है, मैं शादी तो करवा दूंगा उन दोनों की, लेकिन मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ तो कुछ दक्षिणा भी तो मिलनी चाहिए। हाँ पंडित जी, गेहूं कटने वाले हैं, कल आना, 1 कुंटल गेहूं मैं आपको दे दूंगा। खैर रात को पंडित जी रमेश के घर पहुंच गए। पंडित जी गांव के ही थे, इसलिए उन लोगों ने उनका सम्मान किया। फिर पंडित जी ने शादी की बात सामने रख दी। देखो रमेश, तुम्हारी शादी तो हो गई, अब तुम्हारे दोनों भाई भी जवान हो चुके हैं, इनकी भी शादी कर दो, इनका भी घर बस जाएगा, बड़ा ही अच्छा रहेगा। वैसे भी गांव में बहुत दिनों से कोई शादी नहीं हुई। पंडित जी, शादी तो हम कर लें, लेकिन आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। देवर जी, ऐसे ही डरते रहोगे तो जिंदगी भर कुंवारे बैठे रहोगे। अब शादी की उम्र हो रही है, शादी तो कर लेनी चाहिए। भाभी आपकी बात सही है, लेकिन मोहन भैया की बात भी सही है। तुम दोनों इतने डरपोक निकल जाओगे ये मैंने सोचा नहीं था कभी। तुम दोनों तो गांव में किसी से नहीं डरते, फिर अपनी होने वाली बीवियों से क्यों डर रहे हो? अरे मैंने भी तो शादी की थी। पंडित जी, आप जल्दी से मेरे दोनों देवरों के लिए रिश्ता देखिए। अगर इनकी सुनते रहे तो ये दोनों शादी ही नहीं करेंगे। तो इस तरह पंडित जी ने 1 महीने के अंदर ही मोहन और विनोद की शादी करवा दी। ममता ने उन दोनों का गृह प्रवेश करवाया। पल्लवी, विनीता, मैं ही तुम दोनों की जेठानी हूँ और तुम दोनों की सास भी हूँ। मुझे ही तुम्हारा गृह प्रवेश करवाना पड़ेगा। आज सासू माँ होती तो बहुत खुश होती। भाभी, उस वक्त हम दोनों बहुत छोटे थे, वरना हम माँ के जीते जी ही शादी कर लेते। ममता, ये सब बातें लेकर मत बैठ जाओ, जल्दी से गृह प्रवेश कराओ। खैर ममता ने गृह प्रवेश करवाया और दोनों बहुएं अंदर आ गई। मोहन की पत्नी का नाम पल्लवी और विनोद की पत्नी का नाम विनीता था। सुहागरात की अगली सुबह तीनों बहुएं रसोई घर में खाना बना रही थी। भाभी, इतनी जोर से तड़का क्यों मारा? इतना ज्यादा मसाला मुझे पसंद नहीं है। अरे माफ करना, पहले बता देती तो ज्यादा मसाला ना डालती, लेकिन तुम्हारे पति को और तीनों भाइयों को ज्यादा मसाले वाला खाना पसंद है। भाभी, लेकिन मुझे पसंद नहीं है ना, और वैसे भी इतनी गर्मी में इतना तीखा मसाला वाला खाना खाएंगे तो पेट में जलन भी तो होने लगेगी। तभी विनीता चिकन बनाने की तैयारी कर रही थी, जिसकी महक बाकी दोनों को आने लगी। ममता ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन पल्लवी बोल पड़ी। छी 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 छी, विनीता, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे ज्यादा मसाले वाला खाना पसंद नहीं है और तुम यहाँ चिकन मटन बना रही हो। मैं दिन में 1 बार मटन न खाऊं तो मेरा पेट खाली खाली लगता है। मैं तो अपने लिए मटन ही बनाऊंगी। मैंने विनोद जी से भी पूछ लिया था, उन्हें भी मटन बहुत पसंद है। देवर जी ने इससे पहले तो कभी नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं। किसी तरह उन तीनों का रसोई घर में पहला दिन कुछ इस तरह बीत गया। सबने खाना खाया। विनोद, हमारे खानदान में आज तक किसी ने चिकन मटन को हाथ नहीं लगाया और तुम हो के मटन खा रहे हो। भैया, मैं बाहर दोस्तों के साथ कभी कभी मटन खा लिया करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कल रात जब पता चला कि विनीता मटन बना लेती है तो मैं भला मटन क्यों ना खाऊं। लेकिन इस घर में मटन नहीं बनेगा, तुमने तो हमारा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। बाहर खाना है तो खाओ, घर में बनाने की क्या जरूरत है। भैया, खाना खाने के लिए हमें बाहर जाना पड़े तो घर का फायदा ही क्या हुआ। चलो विनोद, अपने कमरे में चलकर खाना खाते हैं, वरना इन लोगों को तो खाना गले से ही नहीं उतरेगा। विनोद और विनीता अपने कमरे में जाकर मटन खाने लगे। इधर रमेश और ममता एक दूसरे को देखने लगे। खैर सबने खाना खाया और खाना खाने के बाद रमेश और ममता अपने कमरे में जाकर एक दूसरे से बातें करने लगे। ममता, ये सब क्या हो गया? पहले ही दिन घर में महाभारत शुरू होने लगी। अरे
क्या बताऊं आपको, ये दोनों तो रसोई घर में भी लड़ रही थी। अच्छा हुआ मैंने संभाल लिया, वरना वहीं महाभारत हो जाती। खैर रात में एक बार फिर से जब खाना बनाने की बारी आई तो रसोई घर में विनीता और पल्लवी एक दूसरे से लड़ने लगी, क्योंकि पल्लवी को चिकन मसाला बिल्कुल पसंद नहीं था और विनीता फिर से मटन बनाने लगी। इस बार तो दोनों एक दूसरे के बाल नोचने लगी थी। आज मैं तेरे बाल नोच डालूंगी। तुझे मैंने मना किया था ना कि इस रसोई घर में चिकन नहीं बनना चाहिए, फिर तूने ऐसा किया। आपको तो मैं पूरी तरह से गंजी कर दूंगी। ये मेरा घर भी है, मेरा भी उतना हक है इस रसोई पर जितना कि आप लोगों का है। मेरा जो मन करेगा वो बनाऊंगी। अरे तुम दोनों आपस में इस तरह लड़ना बंद करो, छोड़ो एक दूसरे को। ममता ने किसी तरह दोनों को अलग किया। अब ये हर रोज का काम हो गया था। ममता ज्यादा मसाला वाला खाना बनाती थी, वो पल्लवी को पसंद नहीं आता था। विनीता चिकन मटन बनाया करती थी, वो भी पल्लवी को पसंद नहीं था। जब भी खाना बनता था विनीता और विनोद अकेले कमरे में जाकर खाने लगे, क्योंकि कोई मटन और चिकन नहीं खाता था। रोज रोज की महाभारत से रमेश और ममता परेशान हो गए। एक रात विनोद और विनीता अपने कमरे में बात कर रहे थे। विनोद, रोज रोज की महाभारत से मैं तंग आ चुकी हूँ, क्या मैं अपनी पसंद का खाना भी नहीं बना सकती? तो ऐसा करो, रसोई का बंटवारा कर लो। जब तीनों की रसोई अलग अलग हो जाएगी तो कोई झगड़ा नहीं होगा, जिसका जो मन करेगा वो बनाएगा। मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। सुबह ही बात करता हूँ दोनों भाइयों से इस बारे में। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी और मोहन भी आपस में बात कर रहे थे। देखो मोहन, भैया और भाभी को भी मटन पसंद नहीं है और मुझे तो ज्यादा मसाला वाला खाना पसंद ही नहीं है, इसलिए एक रसोई में ये सब तो नहीं होने वाला। तुम तीनों भाई बात करके रसोई का बंटवारा कर डालो, वरना ये महाभारत तो बढ़ती ही जाएगी। अगली सुबह तीनों बहुएं रसोई में गई नहीं। सब लोग एक साथ इकट्ठा हुए। इससे पहले कि दोनों भाई कुछ बोल पाते, रमेश ही बीच में बोल पड़ा। मोहन, विनोद, मुझे अच्छी तरह पता है कि आज सुबह खाना क्यों नहीं बना। मुझे ये भी पता है कि तुम दोनों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। मुझे पता है कि तीनों बहुओं के खाने की पसंद अलग अलग है। खाने को लेकर तीनों में बहस भी हो जाती है। तो अच्छा यही रहेगा कि इस रसोई घर के 3 बंटवारे कर दिए जाए। हाँ भैया, यही हम सब लोग कहने आए थे, क्योंकि मुझे और विनीता को मटन चिकन पसंद है। हाँ विनोद, पर आज सिर्फ रसोई घर का ही बंटवारा नहीं होगा, बल्कि घर का भी बंटवारा होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ रसोई घर को लेकर लड़ाई होती है, आगे चलकर घर को लेकर भी लड़ाई होगी, क्योंकि घर में साफ सफाई भी करनी होती है, झाड़ू लगाना पड़ेगा, उसमें भी लड़ाई हो सकती है ना। इसीलिए घर को 3 हिस्सों में बांट देते हैं, आराम से अलग अलग रहते हैं, फिर कोई समस्या नहीं होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? ये आप तीनों भाइयों की हम लोग तो मिसाल देते थे कि ये तीनों भाई कभी अलग नहीं हो सकते। अरे हम तीनों अलग कहाँ हो रहे हैं ममता। अगर इस घर का बंटवारा नहीं किया तो हर दिन इस घर में लड़ाई झगड़ा होंगे, फिर तो पक्का हम अलग हो जाएंगे। तो इस तरह उस दिन उस परिवार की एकता टूट गई और तीनों भाइयों का बंटवारा हो गया। अब 3 बीवियों की 3 अलग अलग रसोई घर के साथ साथ 3 अलग अलग घर भी हो चुके थे। एक रात विनीता खाना बनाकर अपने कमरे में गई। 3 रसोई घर होने की वजह से आज मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। सिर्फ 2 लोगों का खाना ही बनाना पड़ा, टाइम भी ज्यादा नहीं लगा और मच भी नहीं हुई। ऐसे ही दिन बीतते गए। मोहन और विनोद की शादी की सालगिरह भी आ गई। मोहन, कल हमारी शादी की सालगिरह है, तैयारी नहीं करोगे क्या? मुझे कुछ पैसे दे दो, घर की सजावट करनी है। ठीक है, मैं भैया से पैसे मांग लेता हूँ। छोटे बच्चे हो क्या? खेतों में काम तुम तीनों करते हो और सारा पैसा भैया को दे देते हो। मैं तो कहती हूँ खेतों का बंटवारा भी कर लो, तीनों लोग अपना अपना अलग कमाओ, ताकि बार बार भैया के सामने भीख ना मांगनी पड़े। इतने में वहाँ पर रमेश आ जाता है। उसके हाथ में कुछ कागजात होते हैं। मोहन, मुझे पता था कि ये दिन भी बहुत जल्दी आने वाला है, इसीलिए मैंने खेतों का बंटवारा कर दिया है। ये लो कागज पकड़ो, विनोद को भी पकड़ा देना।
अब हम तीनों अलग अलग काम करेंगे, अलग अलग जाकर फसलें बेचेंगे। तो इस तरह उस दिन के बाद तीनों भाई पूरी तरह से अलग हो गए। ये सब देखकर गजोदर और उसके दोस्त बहुत खुश हो रहे थे। एक रोज गांव में हमारा मकसद तो पूरा हो गया, तीनों भाई पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। अब मैं इनसे बदला जरूर लूंगा, लग जाओ काम पर। उस रात किसी तरह गजोदर के आदमियों ने तीनों भाइयों को और उनकी बीवियों को अलग अलग जगह बुला लिया और अलग अलग कमरे में बंद कर दिया। गजोदर मोहन और उसकी बीवी के पास गया। दोनों किसी कमरे में बंद थे। वहाँ अंधेरा था। तेरे अंदर बहुत गुस्सा है ना मोहन? याद कर उस दिन तूने बैलगाड़ी उठाकर मुझे डराने की कोशिश की थी ना। आज तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें जाने दो। अगर हमारे दोनों भाइयों को पता चला तो वो तुझे इस बार छोड़ेंगे नहीं। अब तुम तीनों भाई आपस में दुश्मन बन चुके हो, यहाँ तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। ऐसे ही दूसरे किसी कमरे में रमेश और ममता भी बंद थे। तीसरे कमरे में विनोद और विनीता। अरे विनोद, और अब तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक तुम तीनों भाई इकट्ठे थे तब तक ही ताकत थी, अब तुम्हारी ताकत बढ़ चुकी है। देखो, बात यहाँ तक फैल जाएगी, मुझे ये नहीं पता। ये तुम क्या कर रही हो विनीता? विनोद, हो सके तो मुझे माफ कर देना। इन लोगों के कहने पर पंडित जी ने मुझे बहुत पैसे दिए थे और कहा था कि शादी के बाद ससुराल में जाकर खूब लड़ाई झगड़ा करना, जब तक घर का बंटवारा ना हो जाए और तीनों भाई अलग ना हो जाए। मैं और पल्लवी लालच में आ गए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा विनीता। तुमने हमारी एकता को तोड़ा है। न जाने भैया के साथ क्या हो रहा होगा। दूसरे कमरे में रमेश को बहुत सारे आदमियों ने पकड़ रखा था। तभी वहाँ पर गजोदर आ गया। रमेश, सबसे बड़े दुश्मनी तो सिर्फ मेरी तेरे साथ है। तुझे बैलगाड़ी चलाने का कुछ ज्यादा ही शौक है ना। आज मैं तुझे ऊपर वाले के पास पहुंचा देता हूँ, फिर वहीं जाकर बैलगाड़ी चलाना। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। गजोदर रमेश के ऊपर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर उसके दोनों भाई आ गए और सभी आदमियों को मार गिराया। तुम लोगों को क्या लगा हम तीनों भाइयों को अलग कर दोगे? हम तीनों दिल से जुड़े हुए हैं। बाहर से भले ही अलग दिखे, लेकिन अंदर से हम तीनों एक ही हैं। भैया घर चलो, मुझे आपको कुछ बताना है। सभी घर वापस आ गए। विनीता और पल्लवी रो रही थी क्योंकि अब उन्हें पछतावा था। विनोद ने सारी बात अपने भैया को बता दी कि कैसे पैसे लेकर दोनों बीवियों ने घर में फूट डाली थी। भैया भाभी, हम दोनों को माफ कर दीजिए। हम पैसों के लालच में आ गए थे। अरे, मुझे तो चिकन मटन मसाला खाना पसंद नहीं है। मैंने जबरदस्ती ये सब नाटक किया है और मुझे तो ममता भाभी से भी ज्यादा मसालेदार खाना पसंद है। पर ये सब कुछ मैंने इसलिए कहा ताकि इस घर में लड़ाई हो और इस घर का बंटवारा हो जाए। तुम दोनों ने ये बहुत गलत किया। पैसों की लालच में अपने ही घर में तुमने फूट डाल दी। याद रखो, परिवार जब एक होता है तभी एक मजबूत बनता है। हमें माफ कर दो भैया भाभी। आज के बाद इस घर में 3 रसोई घर नहीं बल्कि एक ही रसोई होगी। हम मिलजुल कर काम करेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। हाँ भैया, जिस तरह हम पहले मिलजुल कर काम करते थे वैसे ही करेंगे। न खेतों का बंटवारा होगा, न घर का, न ही रसोई का। कल हमारी शादी की सालगिरह है, मिलजुल कर जश्न मनाएंगे। भले कुछ दिनों के लिए हमारे परिवार में फूट पड़ गई थी, लेकिन अच्छा हुआ कि सबकी अकल ठिकाने आ गई। बहू, दोबारा ऐसी गलती मत करना। हमने तुम्हें माफ कर दिया है। अब चलो जश्न की तैयारी करते हैं। उस दिन के बाद एक ही रसोई घर में तीनों बहुएं बड़े ही प्यार से खाना बनाने लगी और सब खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।